आप सभी के लिए नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत। इसके पहले प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को हम समझ चुके हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम समझ चुके हैं। उन दोनों सिद्धांतों में प्लेटो की क्या अवधारणा है और उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या मॉडल्स थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो बड़ी खुशी इस बात की है कि विद्यार्थी इन व्याख्यानों को बराबर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब्सक्राइब बढ़ें और व्यूज़ बढ़ें। मुझे YouTube से पैसे नहीं कमाना है। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे जो व्याख्यान हैं, हमारे जो प्लेटो के या आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप तक पहुँचना चाहिए और आप उसका उपयोग करके आप अच्छे नंबर लेके आएँ और अपने उज्जवल भविष्य का निर्धारण करें, निर्माण करें। यही हमारा पवित्र उद्देश्य है। फिर भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अधिक से अधिक यदि आप हमारे व्याख्यान को सुनते हैं तो ये हमारे लिए एक एडिशनल प्रॉफिट होगा। और धन्यवाद आप सभी के लिए कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की। प्लेटो का जो साम्यवाद है, चूंकि आपको विदित ही होगा कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया अपनी प्रमुख कृति रिपब्लिक में, और वह दो उद्देश्यों को लेकर चलता है। एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना और एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जिसमें न्याय कायम रहे। प्लेटो को न्याय शास्त्री माना जाता है और यूनान में प्रारंभिक रूप से न्याय के संबंध में जो एक यूनिवर्सल जो सिद्धांत दिया वो प्लेटो ने ही दिया। तो प्लेटो चाहता है कि एक दार्शनिक शासक की रचना हो और दूसरा एक ऐसे राज्य की रचना हो जहां पर न्याय प्रधान हो, न्याय गुण सर्वाधिक रूप से प्रचारित किया जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यायी राज्य की स्थापना हो। एक दार्शनिक शासक जो ज्ञान गुण का धारी होता है, सुकरात सद्गुण की बात करता है, अर्थात प्लेटो के अकॉर्डिंग यदि कहें कि जो ज्ञान और विवेक गुण का धारी है, और सुकरात की दृष्टि में कहें कि जो सद्गुण, जिसके पास ज्ञान नाम का सद्गुण है, वो क्या बनेगा? दार्शनिक शासक बनेगा। इस शासक का ये जो ज्ञान है ये सद्गुण ही रहे, इसलिए उसने दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। बहुत लंबे समय तक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्लेटो ने बताया है। 6 वर्ष से शुरू होती है और 50 वर्ष तक चलती है। और 50 वर्ष की शिक्षा अर्जित करने के बाद जब कोई दार्शनिक शासक राजगद्दी को संभालता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो न्यायप्रिय शासन करे, क्योंकि वो ज्ञान रूपी सद्गुण से वशीभूत है। ये सद्गुण विद्यमान रहे, इसलिए उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया। कहा जाता है कि सोने को जितना तपाया जाए वह उतना ही निखरता है। ठीक वैसे ही प्लेटो भी ये मानता था कि एक दार्शनिक शासक वही बन सकता है जिसको सबसे ज्यादा तपाया जाए, और जब तपाने के बाद, लंबी शिक्षा अर्जित करने के बाद यदि कोई दार्शनिक शासक बनेगा तो एक ऐसा शासक हो जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई अवगुण ना हो। तो प्लेटो की मान्यता थी कि वो अवगुण इन सद्गुण में को प्रभावित ना कर पाए, इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया, साम्यवादी सिद्धांत। आपको विदित होगा कि ज्ञान और सद्गुण का जो धारी होता है उसको कहा जाता है आत्मा। एक महान आत्मा, ग्रेट मैन जिसको अपन बोलते हैं। इस आत्मा के जो बाहर की जो चीजें हैं, आपने देखा होगा, मन होता है, शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, इंद्रियां होती हैं। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आत्मा को प्रभावित करती हैं। अध्यात्म में उतरना पड़ेगा, अध्यात्म से बात करनी पड़ेगी, तब हम साम्यवाद को समझ पाएंगे कि आत्मा के बाहर
जो चीजें होती हैं, शरीर, मन, मस्तिष्क, इंद्रियां। इंद्रियां मतलब 5 प्रकार की इंद्रियों की बात की जाती है। आंख, नाक, कान, त्वचा, है ना, जीभ, ये जो है आपकी इंद्रियां हैं। और ये जो इंद्रियां होती हैं ये हमेशा शरीर की पुष्टि करती हैं। अपन ये भी कह सकते हैं कि शरीर की इच्छाओं की पूर्ति इन इंद्रियों से होती है, और इन दोनों की पूर्ति जो होती है वो मन से होती है। अर्थात ये जो मन है वो इंद्रियों की साधना करता है, शरीर की साधना करता है, और इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो आत्मा से बाहर जाता है, अर्थात बाह्य भौतिक वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट होता है। चाहे वो भौतिक वस्तु में संपत्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे लग्जरी लाइफ हो, चाहे अत्याधुनिक लाइफ हो, चाहे हमारी महत्वाकांक्षा हो, ये सारी की सारी चीजों को पूर्ति करने का जो संदेश देता है वो इंद्रियों और शरीर देता है मन को, और फिर मन उनके अर्जित करने की दिशा में काम करने शुरू कर देता है। और आपने पता होगा कि मन में कई प्रकार के विकार होते हैं जो मन से ही उठते हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष। ये सारी की सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो मन से ही उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक जैन समाज में एक 5 पाप माने जाते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं जो मन से ही निकलते हैं। अर्थात ये 5 पाप और ये मन के ये विकार, ये सारे के सारे मन की विषय वस्तुएं हैं। और जब इनके वशीभूत से भी कोई व्यक्ति हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा प्रभावित होती है, और आत्मा प्रभावित होगी मतलब ज्ञान और सद्गुण प्रभावित होगा। और ऐसा दार्शनिक शासक जो 50 साल की शिक्षा अर्जित करने के बाद यदि वो शासक बना, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, एक ऐसे राज्य की स्थापना करे जो न्याय प्रियता हो, जिसमें सारे व्यक्तियों को न्याय प्राप्त हो, सारे के सारे लोग अपने ज्ञान गुण या जो उनके सद्गुण है उनके अकॉर्डिंग यदि वो काम करें, तो फिर आप समझ जाइए कि यदि ये सारी की सारी चीजें उसको प्रभावित करेंगी तो वो फिर सद्गुण में नहीं रह पाएगा, वो क्या बन जाएगा? अवगुण। अवगुण की तरफ बढ़ेगा। और यदि दार्शनिक शासक अवगुण की तरफ बढ़ेगा तो न्यायप्रियता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो प्लेटो ने इस सद्गुण को बनाए रखने के लिए संरक्षक वर्ग में दोनों वर्ग आ जाते हैं, एक शासक और दूसरा सैनिक। शासक वर्ग ज्ञान गुण का धारी होता है, और सैनिक वर्ग जो होता है वो शौर्य और साहस का धारी होता है। जिसके पास शौर्य और साहस गुण होता है वो सैनिक बनता है, और जिसके पास ज्ञान गुण होता है वो शासक बनता है। सद्गुण इसलिए है क्योंकि शासक यदि ज्ञान के अकॉर्डिंग, जो उसको प्रकृति प्रदत्त है उसके अकॉर्डिंग यदि काम करता है तो वो सद्गुण है, और यदि सैनिक जो है शौर्य और साहस, वीरता पूर्वक तरीके से यदि वो काम करता है तो वो उसके लिए सद्गुण है। तो प्लेटो ये मानता है कि ये दो वर्ग जो हैं ये किसी राज्य के लिए, एक दार्शनिक शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माने जाते हैं, और इन वर्गों को मन की इन अवस्थाओं से बचाने के लिए वो साम्यवादी सिद्धांत देता है। और उसका मानना यह है कि व्यक्ति विकृत किन चीजों से होता है। ये जो मन की विकृतियां हैं वो व्यक्ति के अंदर कब आती हैं? जब उसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है परिवार और दूसरा होता है संपत्ति। अर्थात ये दो चीजें प्लेटो की दृष्टि में ऐसी हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत परिवार हो, जिसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो, उसका मन इन सारे के सारे अवगुणों से भर जाता है,
और जब ये सारी की सारी चीजों से भर जाएगा तो फिर वो दार्शनिक शासक नहीं रहेगा, न्यायप्रियता नहीं रहेगी। इसलिए प्लेटो इस संरक्षक वर्ग के लिए, शासक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए परिवार से और संपत्ति से वंचित कर देता है। ठीक, जब इसको वंचित कर देता है, यही उसका साम्यवादी सिद्धांत है। अभी अपन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो साम्यवादी जो व्यवस्था है, साम्यवादी जो सिद्धांत है, इसका आधार क्या है। प्लेटो ने जो साम्यवादी सिद्धांत दिया, इसके आधार क्या है। तो वो कहता है सबसे पहला जो आधार है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा कहता है राजनीतिक आधार। तीसरा कहता है दार्शनिक आधार। और चौथा कहता है व्यवहारिक आधार। व्यवहारिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब होता है मनुष्य का मन। आपको विदित ही होगा कि प्लेटो ने कहा कि समाज में 3 प्रकार के गुण के धारी लोग रहते हैं। एक होता है ज्ञान, दूसरा साहस, और तीसरा जो उसने गुण बताया वो बताया उसने क्षुधा पूर्ति वाला। क्षुधा पूर्ति, जो वासना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में विश्वास करता है। उसने कहा कि जो ज्ञान धारक हैं वो दार्शनिक बनेंगे, शासक बनेंगे, और ये कौन बनेंगे, सैनिक। और तीसरा जो वर्ग है इसको कहा जाता है उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो कहता है कि जो उत्पादक वर्ग है इसके 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 लिए है परिवार और संपत्ति। अर्थात जो वासनाओं में, इच्छाओं में, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी भौतिक संसाधनों की पूर्ति करने के लिए जो काम करने वाला जो वर्ग है वो है उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो कहता है कि परिवार और संपत्ति जो है वो इसकी विषय वस्तु है, ना कि इन दोनों की। इसलिए वो कहता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से दार्शनिक शासक और सैनिक तभी सद्गुण से संपन्न रहेंगे या अपने कर्तव्यों का परिपालन करेंगे जब उनके पास परिवार और संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये किसका काम है, ये इस तीसरे वर्ग का काम है। दूसरी बात करता है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार का मतलब होता है, प्लेटो कहा करता है कि किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति का मतलब है दार्शनिक शासक के लिए 2 अधिकार एक साथ नहीं होना चाहिए, राजनीतिक और आर्थिक। एक व्यक्ति के पास ये दोनों अधिकार नहीं होना चाहिए, प्लेटो का ये मानना है। क्योंकि यदि दार्शनिक शासक के पास राजनीतिक पावर होंगे और यदि वो आर्थिक पावर भी उसके पास होंगे तो फिर यहां से शुरुआत हो जाएगी किसकी, भ्रष्टाचार की। और ये भ्रष्टाचार का जो मूल तत्व है वो है लोभ और लालच। जब शासक के पास सारे की सारी आर्थिक शक्तियां होंगी तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए काम करेगा, संपत्ति का अर्जित करने का लिए काम करेगा। लोभ और लालच भी उसके अंदर आएगा, मन की विकृतियां भी उसे प्रभावित करेंगी, और जब मन की विकृतियां उसको प्रभावित करेंगी तो फिर वो जो सद्गुण है एक दार्शनिक शासक का, वो सद्गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, शासन के ऊपर पड़ेगा। और शासन में क्या फैलेगा, भ्रष्टाचार। तो प्लेटो ने 5वीं सदी में उस समय कह दिया था कि किसी भी
शासक के पास राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि वो राजनीतिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है तो राजनीतिक करे, आर्थिक व्यवस्था दूसरों के पास हो, और जो आर्थिक कर रहा है उसके पास राजनीतिक नहीं होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन आधुनिक शासन पद्धतियां देखिए आप कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्य भी कर रहा है और आर्थिक कार्य भी कर रहा है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री यदि विश्व विभ्रमण में निकला हुआ है तो इसलिए नहीं कि हमें अपने देश को राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ाना है, इसलिए क्योंकि हमें आर्थिक दृष्टि से हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। विश्व में जितने भी आज देश हैं, चाहे वो महाशक्ति हो, चाहे विकासशील देश हो और चाहे अल्प विकसित देश हो, सारे के सारे देशों का सिर्फ एक ही मोटो है, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, वैश्विक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनना। तो शासक जब दोनों काम एक साथ करने लगे तो वहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती ही, प्लेटो का कहना है। चाणक्य ने भी एक जगह लिखा हुआ है कि यदि शासक व्यापारी के रूप में काम करने लगे तो राजनीतिक व्यवस्थाएं का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो उसका मनोवैज्ञानिक आधार है वो कहता है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कहता है वो दार्शनिक, दार्शनिक आधार पर वो कहता है, तर्क देता है वो कहता है कि संरक्षक वर्ग जिसके पास सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है शासन के राज्य में, वो अपने कार्य में निष्ठावान रहे और समर्पित रहे, और ये शासन के कार्य करने के लिए उसे पूरा समय मिले। पूरा समय मिले मतलब 24 घंटे होते तो 24 घंटे वो दार्शनिक शासक के रूप में काम करे, उसका मन दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो। अर्थात वो कहता है कि संपत्ति और परिवार के साम्यवाद से शासक वर्ग के लिए, संरक्षक वर्ग के लिए अपने गुण के अकॉर्डिंग 24 आवर्स कार्य करने का अवसर मिलेगा। ना तो उसे परिवार की जिम्मेदारी निभाना है और ना संपत्ति के अर्जित करने का किसी प्रकार का कोई प्रश्न है। जैसे अरस्तु कहा करता था, एक अवकाश शब्द यूज किया उसने कहा कि शासकों के लिए अवकाश मिलना चाहिए, इसलिए उसने दास प्रथा का समर्थन किया कि एक शासक के अधीन जो दास होते हैं, उस शासक के बाकी दूसरे काम राजनीतिक और जो उसके शासन के कार्य उनको छोड़कर बाकी पूरे काम कौन करेगा? दास करेगा। तो जब सारे के सारे काम दास करेगा तो शासक क्या करेगा? सिर्फ 24 घंटे अपने जो उसका गुण है, जो उसका सद्गुण है, उसे जो दायित्व उसके लिए सौंपा गया है, या जो प्रकृति प्रदत्त ज्ञान गुण की वजह से या शौर्य गुण की वजह से उसे जो कार्य सौंपा गया है, तो 24 घंटे एक ही काम करेगा। और जब एक ही काम करेगा तो उसके रिजल्ट किसी राज्य को प्राप्त होंगे, उसे दूसरे काम नहीं करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से परिवार और संपत्ति जो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जहां वो अपना 24 घंटे में से अधिकांश समय उसी में व्यतीत करता है, तो वो समय की क्या हो जाएगी? कटौती हो जाएगी, और वो पूरा समय कहाँ मिल जाएगा? अपने शासन कार्यों को संपादित करने में मिल जाएगा। तो प्लेटो कहता है कि इसका तीसरा आधार दार्शनिक है। चौथा व्यवहारिक आधार। व्यवहारिक आधार का मतलब होता है, प्लेटो ये मानता है कि उस समय यूनान में जितने भी राज्यों का पतन हुआ वो सिर्फ संपत्ति और परिवार की वजह से हुआ है। और उसने ये कहा कि देश और दुनिया में जितने भी राज्यों का पतन होता है वो भी संपत्ति और परिवार की वजह से होता है। महाभारत एक उदाहरण हमारे देश में ले सकते हैं, अपन हिंदुस्तान की बात करें तो रामायण अपन उसका उदाहरण ले सकते हैं। इतिहास पूरा उठा लीजिए आप, जितने भी राज और महाराजाओं के बीच में जो संघर्ष हुए हैं उसके पीछे दो ही वजह रही हैं, या तो संपत्ति या परिवार। अपन कहते भी हैं लड़ाई की तीन जड़, जर जोरू जमीन, है ना। तो ये लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ होती है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत का जो व्यवहारिक आधार बताया वो भी उसने अपनी जगह सही बताया। तो इस प्रकार से ये आधार थे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्लेटो के पूर्व। प्लेटो के पूर्व साम्यवाद।
हम यदि ये कहें कि प्लेटो ही साम्यवाद का जनक था तो ये गलत है। या हम ये कहें कि प्लेटो की ये मौलिक रचना है, ये भी गलत है। तो हमें इस बात का परीक्षण करने पड़ेगा कि प्लेटो के पहले किसने साम्यवाद पर बात की। तो एक विचारक का नाम आता है यूरिपाइडिस। यूरिपाइडिस ने अपनी रचना प्रोटेस्लास यूरिपाइडिस ने प्रोटेस्लास नामक रचना में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया। स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया। क्लियर? और दूसरी बात, यूनान के नगर राज्यों में भी साम्यवाद के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। यूनान के नगर राज्य मतलब विशेष रूप से दो राज्यों का उल्लेख तो मिलता ही है। एक मिलता है स्पार्टा और दूसरा मिलता है एथेंस। ठीक। स्पार्टा में जो शासक होते थे वो सार्वजनिक भोजनालयों में खाना खाते थे। मतलब ऐसा प्रमाण मिलता है प्लेटो के अनुसार कि स्पार्टा में जो शासक हुआ करते थे या संरक्षक वर्ग हुआ करता था, उनका अपना व्यक्तिगत कोई भोजनालय नहीं था, व्यक्तिगत उनका कोई घर नहीं था। वो तंबुओं में रहा करते थे और सार्वजनिक जो भोजनालय होते हैं वहां पर जाके भोजन किया करते थे। और दूसरा वो कहता है कि इस समय स्त्रियों को किराए पर लेने की प्रथा थी। राज्य कार्यों के लिए स्पार्टा में स्त्रियों को किराए से लिया जाता था। और तीसरी जो बात है वो ये है इसमें अपन ये कह सकते हैं कि राज्य हित में स्त्रियों को किराए पर लिया जाता था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है 7 वर्ष की अवस्था से 7 वर्ष की अवस्था से बालकों को राज्य संरक्षित शिक्षा दी जाती थी। राज्य संरक्षित शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब ये होता है कि उस राज्य में जितने भी 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी बालक हैं उन सारे के सारे बालकों को उठा के कलेक्ट करके और राज्य संरक्षित गुरुकुलों में डाल दिया जाता था, फिर राज्य उनकी शिक्षा कराता था। ये सारी की सारी चीजें हमें स्पार्टा में मिलती है। और एथेंस में भी एक प्रमाण मिलता है। एथेंस में कहा जाता था, यहां एक कहावत चलती थी, जो कुछ मित्रों का है
वो सबका है। जो कुछ मित्रों का है वो सबका है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का कुछ भी सेपरेट नहीं है। क्लियर? जैसे एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत आता है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। सामूहिक सुरक्षा का भी यही है कि यदि एक के ऊपर अटैक हुआ तो वो सब पर ऊपर अटैक माना जाएगा, और वो ही सिर्फ उसका प्रतिकार नहीं करेगा, वो अपनी डिफेंस के लिए काम नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे लोग उसके लिए क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत परिवार का कोई कॉलम नहीं था, अर्थात जो कुछ मित्रों का है वो सबका है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। आखिर ठीक है, पहला आधार विशेषताएं ना कहें यदि अपन इसको उद्देश्य कहें। प्लेटो के साम्यवाद के उद्देश्य, सबसे पहला जो उसका उद्देश्य था कि संरक्षक वर्ग के विवेक को सुरक्षित रखना। पहले भी बताया हमने आपसे कि प्लेटो साम्यवादी दर्शन इसलिए देता है ताकि जिस गुण की वजह से वो दार्शनिक शासक बना है, जिस गुण की वजह से जो सैनिक बना है, उसका वो गुण सद्गुण ही रहे, अवगुण में परिवर्तित ना हो पाए, इसलिए उसने ये साम्यवादी सिद्धांत दिया। दूसरा उसका जो उद्देश्य है वो है पुरुष और स्त्रियों को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर देना। समान अवसर देना प्लेटो के दार्शनिक राज्य की ये सबसे अच्छी विशेषता है, चाहे वो न्याय सिद्धांत हो, चाहे उसका शिक्षा सिद्धांत हो, चाहे साम्यवादी सिद्धांत हो। इन सारे के सारे सिद्धांतों में उसने स्त्री और पुरुष को एक समानता के स्तर पर रखा है। वो चाहता था कि राज्य में स्त्री और पुरुषों को समान रूप से व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। तीसरी बात वो कहता है कि इन दोनों के लिए राज्य की सेवा का समान अवसर मिलना चाहिए, अर्थात दोनों की सहभागिता होना चाहिए। ठीक है? और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तम संतान प्राप्ति। प्लेटो कहता है कि प्रजनन शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब दो उत्तम स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में जो संसर्ग होता है, उससे जो उत्पन्न संतान होती है वो श्रेष्ठ होती है। क्या होती है? श्रेष्ठ, उत्तम संतान। और शासक और सैनिक वर्ग क्या है? समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति है, शौर्य से भी और ज्ञान से भी, क्योंकि 50 वर्षों की शिक्षा अर्जित करने के बाद ये उस पद पर पहुंचे हैं। तो हम ये मानते हैं कि इसमें सिर्फ स्त्री नहीं है, इसमें पुरुष भी है। और प्लेटो कहता है कि प्रजनन शास्त्र के अनुसार उसका रेफरेंस देता है, वो ये कहता है कि जहां उत्तम स्त्री पुरुषों के बीच में संसर्ग होता है, मिलन होता है, वहां श्रेष्ठ संतान ही उत्पन्न होती है। तो प्लेटो का मानना यह है कि राज्य में उत्तम संतानों की प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है? पांचवा जो है वो कहता है कि प्लेटो की जो कहता है शिक्षा दीक्षा जो है
जन्म से पूर्व होना चाहिए, मतलब शिक्षा दीक्षा जो व्यक्ति की है वो जन्म से पूर्व शुरू हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा? प्लेटो ने कह तो दिया कि जन्म से पूर्व हो जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सामान्यतः ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन हमारे महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। कौन थे? अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, माँ के गर्भ में था और उसके लिए कहानी सुनाई गई थी और उस कहानी से वो शिक्षित हुआ था। अर्थात वो अभिमन्यु ने जो वो फेंका था ना, क्या चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह में एंटर होने का तो उसके पास ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का, क्योंकि उस समय उसकी जो माँ है वो सो गई थी, तो वो पूरी कहानी नहीं सुन पाई थी। और वो जबकि अभिमन्यु गर्भ में था, तो वो जब उसके ऊपर चक्रव्यूह से उसको फंसाया गया तो जाने का रास्ता उसके पास था, लेकिन वापस आने का नहीं था। तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जन्म के पूर्व भी आप बच्चे को अपनी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। यही वजह है कि जब कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती हैं, धार्मिक कहानियां सुनाई जाती हैं, नैतिक कहानियां सुनाई जाती हैं, उनके खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, उनको नेचर के बीच में घुमाया जाता है ताकि जो संतान उत्पत्ति हो वो एक श्रेष्ठ और अच्छी हो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से एक और पॉइंट रह गया है, न्याय की स्थापना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है न्याय की स्थापना करना। अर्थात प्लेटो के साम्यवादी दर्शन का यदि मूल रूप देखा जाए तो उसका मूल उद्देश्य है सिर्फ न्याय की स्थापना करना। यही वजह है कि कई बार शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांत को एक दूसरे का पूरक माना गया है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार। इसने दो ही प्रकार बताए हैं, एक परिवार विषयक साम्यवाद और दूसरा संपत्ति विषयक साम्यवाद। परिवार के बारे में आप जानते हैं, परिवार में कौन होता है? माता, पिता और संतान। इन तीनों से मिलकर एक परिवार बनता है और यही परिवार फिर आगे बढ़ता चला जाता है। यही परिवार फिर संयुक्त परिवार बन जाता है। यही संयुक्त परिवार बन जाता है। ठीक है, प्लेटो ने शासक और संरक्षक दोनों वर्गों के लिए परिवार से वंचित कर दिया। परिवार से वंचित कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि इनका परिवार नहीं होगा। आपको विदित होगा कि ये परिवार भी कब बनता है? जब एक स्त्री और पुरुष के बीच विवाह संबंध होते हैं। क्या होते हैं? विवाह संबंध होते हैं, तभी संतान की उत्पत्ति होती है और इन तीनों को मिला के एक परिवार बनता है। प्लेटो ने ये नहीं कहा कि इनका परिवार नहीं होगा। प्लेटो ने यह भी नहीं कहा कि इनके वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। परिवार भी होगा, वैवाहिक संबंध भी होंगे, लेकिन स्थायी नहीं होंगे। आप किसी भी स्त्री को ये नहीं कह सकते कि ये हमारी पत्नी है, और उन स्त्रियों से उत्पन्न बच्चे को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा बेटा है, और ना वो बेटा कह सकता कि ये मेरे पिता है, और ना वो ये कह सकता कि ये हमारी माता है। अर्थात ये परिवार जो है
ये जो परिवार है ये व्यक्तिगत नहीं होगा, तो कैसा होगा? उस राज्य को ही परिवार मान लिया गया। क्या मान लिया? उस राज्य को ही परिवार मान लिया, और वहां पर कौन है? स्त्री और पुरुष। कोई सीमा रेखा नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। और जब परिवार, राज्य ही परिवार है, राज्य में ही स्त्री और पुरुष है, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप उन इच्छाओं के वशीभूत होकर स्त्री और पुरुष के बीच में उस राज्य में संसर्ग हो सकता है। और संसर्ग से उत्पन्न यदि कोई संतान होती है, तो वो जो संतान है वो किसकी होगी? परिवार की नहीं होगी, वो किसकी होगी? राज्य की। जिस प्रकार ये परिवार क्या बन गया? एक राज्य बन गया। उस राज्य में स्त्री और पुरुष हो गए, अपने घूम घाम रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। एक सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों में जा रहे हैं, सार्वजनिक भोजनालयों में जा रहे हैं। कोई भी उनका व्यक्तिगत नहीं है, सारी की सारी चीजें सार्वजनिक है। उत्सव महोत्सव ये सारी की सारी चीजें सार्वजनिक है। और वहां जाके यदि स्त्री पुरुष मिल जाते हैं और उनके बीच में संसर्ग हो जाता है, और उन संसर्ग से यदि संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये संतान जो है ये स्त्री पुरुष की नहीं कहलाएगी, ये किसकी कहलाएगी? राज्य की। अर्थात इनका संरक्षण किसके किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। तो प्लेटो ये नहीं कह रहा कि मनुष्य के अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो उसका दमन नहीं कर रहा है। बस ये कर रहा है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पर आपका व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं। वैवाहिक संबंध व्यक्तिगत, जब आप वैवाहिक संबंध परिवार बसाओगे तो आप परिवार के लिए काम करोगे। परिवार की उठापटक और दुनिया भर की चीजें, समस्याएं, रिश्तेदारों, नातेदारों की, ये सारी की सारी चीजें आपको घर करेंगी माइंड में, और उस माइंड में उसमें उसकी वजह से आपका जो सद्गुण है वो क्या हो जाएगा? अवगुण में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपके एक शासक और सैनिक वर्ग के लिए दिमाग में ये बिल्कुल भी ना रहे कि हमारा परिवार है और हमारे बच्चे हैं, क्योंकि एक मनुष्य पूरी जीवन भर किसके लिए काम करता है? अपने परिवार के लिए और बच्चे के लिए। अपराध करेगा तो परिवार और बच्चों के लिए, लोभ लालच करेगा तो परिवार और बच्चों के लिए, विकृत होगा तो परिवार के बच्चों के लिए, अच्छे काम करेगा तो भी परिवार और बच्चों के लिए। मतलब परिवार और बच्चे एक ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें अच्छी तरफ भी ले जाते हैं और बुरी तरफ भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो ने शासक और संरक्षक वर्ग दोनों के लिए किससे वंचित कर दिया? परिवार से। समझ में आया ना? अर्थात उनके स्थायी वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, स्त्री पुरुषों के बीच में संबंध तो होंगे, और इससे उत्पन्न जो संतान होगी वो राज्य संरक्षित होगी। राज्य उनके लिए अपने पास संरक्षण में रखेगा। शिक्षा दीक्षा सारी की सारी चीजें राज्य की जिम्मेदारी है। ना कोई संतान ये समझ पाएगी कि हमारा पिता कौन है, ना कोई पुत्र पुरुष और माता ये समझ पाएगी कि हमारी संतान कौन सी है। सारी की सारी संतानें सबकी, सारे के सारे पुरुष सबके, सारे की सारी स्त्रियां सबकी। समझ में आना? बिल्कुल वही बात, जो कुछ है सबका है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं संपत्ति। जिस प्रकार प्लेटो शासक और संरक्षक वर्ग के लिए परिवार से वंचित कर देता है, ठीक वैसे ही संपत्ति से वंचित कर देता है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। अर्थात शासक और सैनिक के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, तो क्या करेंगे? संपत्ति किस चीज के लिए होती है? या तो आपको घर बनाना हो, परिवार चलाना हो, घर बनाना हो, परिवार चलाना हो, आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना हो, राशन लेना हो, खाने पाने की व्यवस्था करना हो, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था, पहनने के कपड़े लेना हो, यही सब चीजें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति की जरूरत होती है। कई लोग भौतिक संपत्ति को के अतिरिक्त भी अधिक कमाना चाहते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है कि हमारे पास जमीन हो, जायदाद हो, बहुत सारे मकान हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत सारी शान शौकत हो, ऐश्वर्य हो, सारे के सारे लोग हमें जाने। ये सारे के सारे कई लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या लोग ईमानदार होते हैं? क्या ईमानदारी से इन महत्वाकांक्षाओं की पूरी की जा सकती है? नहीं। एक नंबर के आजीविका से आप अपना पेट भर सकते हैं, आप अपना परिवार चला सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐश्वर्य के साथ, भौतिक संसाधनों के अतिरिक्तता के साथ यदि आपको जीवन यापन करना है, तो आपको दो नंबर के काम करने पड़ेंगे। और प्लेटो क्या कहता है? दो नंबर से पूरी तरह क्या कर देता है? परहेज। एक नंबर से भी और दो नंबर से भी। अर्थात प्लेटो ने क्या कर दिया? संपत्ति से पूरी तरह वंचित कर दिया। उसने कहा शासक और सैनिक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, इनका जो भी होगा सब सार्वजनिक होगा।
कहाँ रहेंगे ये? घर नहीं बनाना इनको, घर यदि है तो सरकार का है, सरकारी आवास है, गेस्ट हाउस है, आप उसमें रहिए, तंबू लगे हुए उनमें रहिए, आप सार्वजनिक भोजनालय वहां भोजन करिए, आप कपड़ों की जरूरत है तो राज्य देगा, राशन की जरूरत है, राशन काय को लेना, खाना पीना सारी की सारी सरकार की तरफ से है। तो जब सरकार सारी की सारी सुविधाएं दे रहा है आपके लिए, तो फिर आपकी क्या जरूरत है संपत्ति रखने की? और मैंने आपको पहले ही बताया कि देश और दुनिया में जितनी भी जंग हुई, जितनी भी लड़ाई हुई, जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे वो संगीन अपराध हो चाहे सामान्य अपराध हो, इन सबकी वजहों पे, इसकी तह में, इसके गर्भ में जाएंगे आप, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई कारण संपत्ति का रहा है या कोई कारण परिवार का रहा है। और जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन अवगुणों में परिवर्तित हो जाता है, मोह भी आ जाएगा, लालच भी आ जाएगा, ईर्ष्या द्वेष भी आएगा, अहंकार भी आएगा, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें प्लेटो ने जिस प्रकार परिवार से वंचित कर दिया, वैसे ही संपत्ति से वंचित कर दिया। ठीक, संपत्ति होगी लेकिन व्यक्तिगत नहीं होगी, जो भी होगा सामूहिक होगा, सार्वजनिक होगा। यही है प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं। सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति के खिलाफ। संपत्ति का जो साम्यवाद है, इसके खिलाफ बात करते हैं। इसकी पहली जो आलोचना की जाती है वो की जाती है मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध। किसकी मूल प्रवृत्ति? मनुष्य की। मनुष्य की कमजोरी क्या होती है? धन और परिवार। और प्लेटो मूल प्रवृत्ति से ही मनुष्य को वंचित कर देता है, तो फिर वो दार्शनिक शासक बन के क्या करेगा? सिर्फ राज्य के काम करे, इसके अलावा और कोई काम नहीं करे। हालांकि प्लेटो दार्शनिक शासक को एक संत के नजरिए से देखता है। एक ऐसा संत, जैसे अपन संत होते हैं ना समाज में, जो बैरागी होते हैं, जिनका कोई परिवार नहीं होता, कि जिनका कोई घर नहीं होता, चलते फिरते घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं, जहां मिल गए सो वहीं खा लिया, वहीं सो गए और फिर आगे बढ़ गए, अपना धार्मिक प्रचार प्रसार उपदेश देते रहते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं प्रकृति के बीच में। यहाँ भी प्लेटो दार्शनिक शासक को सैनिक के लिए एक संत की भांति देखता है, तो उसकी मूल प्रवृत्ति से उसको क्या कर देता है? वंचित कर देता है। यही उसकी आलोचना है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति, अपन कहते हैं जहां धन है वहां मन है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े शादी लोग होते हैं, उनको नींद नहीं आती, घर से बाहर कहीं जाते तो उनको चिंता रहती कोई हमारी संपत्ति ना हड़प ले, तो उनका पूरा जो मनोविज्ञान होता है वो धन के ऊपर लगा रहता है। और जिसका बहुत बड़ा परिवार है, जो अपने परिवारों से प्रेम करता है, उसका पूरा मन लगा रहता है अपने परिवार में। तो जब आपका मन धन और परिवार में लगा रहेगा तो राज्य के कार्य आप कैसे करोगे? तो प्लेटो ने भले इसका सॉल्यूशन निकाला साम्यवादी सिद्धांत में, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तहत तो हम यही कहेंगे कि प्लेटो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति से उसे वंचित कर देता है और उसका ये जो सिद्धांत है वो इसके विरुद्ध है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राज्य की एकता संभव नहीं है। राज्य की एकता संभव नहीं है। राज्य की एकता संभव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि उसने राज्य को 3 भागों में बांटा, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। साम्यवादी सिद्धांत सिर्फ इसको दिया है, इसको दिया नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं की। और प्लेटो कहता है कि राज्य में एकता स्थापित हो। ये बेचारे देखेंगे नीचे
कि ये सारे के सारे लोग सब कर रहे हैं, इनका परिवार भी है, इनके पास संपत्ति भी है, इनके पास ऐश और आराम भी है, सारी की सारी चीजें हैं, और हम फक्कड़ जीवन जी रहे, तो फिर कैसे देश में एकता स्थापित होगी, है ना। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की दूसरी आलोचना की जाती है कि राज्य की एकता संभव नहीं है। तीसरी जो है, संरक्षक वर्ग खुश नहीं है। संरक्षक वर्ग खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संपत्ति से बेदखल कर दिया ना। घर में 4 लड़के हों और पिताजी अपनी विरासत लिखें, तो 3 को दे दें और चौथे को ना दें, तो बेचारा चौथा क्या करेगा? खुश होगा? वो क्या कहेगा? यार हमें संपत्ति से वंचित कर दिया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। तो जो व्यक्ति की संपत्ति जो उसका मूल आधार है, और यदि उसी से वंचित कर देंगे इस संरक्षक वर्ग को, तो जब संपत्ति एनर्जी देती है, जब आप किसी के बहुत अच्छा पैसा कमाता है व्यक्ति, तो मेहनत और ज्यादा करता है, मिलता। जैसे आजीविका उसकी बढ़ती चली जाती किसी काम करते समय, पहले उसको 100 मिलते थे, फिर 200 मिलने लगे, फिर 300 मिलने लगे, फिर 400 मिलने लगे, तो वो उत्साह से काम करता चला जाता है, उसको एनर्जी आती है कि अब और ज्यादा काम करना चाहिए, हम 1000 रुपये दिन कमाएंगे, फिर हम कहेंगे 2000 कमाएंगे, 5, और उसका लक्ष्य बढ़ता चला जाता है। तो प्रेरणा मिलने ना धन से, पैसे से। और यदि इसको पैसे नहीं मिलेगा संरक्षक वर्ग को, और आप उससे राज्य के काम करवा रहे हो, वेतन दे नहीं रहे हो आप, तो पर कैसे एनर्जी से काम करेगा। तो इस प्रकार से संरक्षक वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो खुश नहीं है। ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है इसके बारे में कि संपत्ति व्यक्तिगत हो, मतलब ये सलाह दी जा रही है व्यक्तिगत हो, लेकिन उपयोग सार्वजनिक हो। ये सलाह दी है प्लेटो के लिए कि भाई ऐसा कर लो आप कि व्यक्तिगत संपत्ति हो, होने दो भाई, शासक के पास भी होना चाहिए, संरक्षक के पास भी होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग सार्वजनिक हो। लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई अपनी मेहनत मजदूरी से पैसा कमाए और सबके ऊपर खर्च करे? कैसे संभव है? अर्थात इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, और दूसरा सार्वजनिक उसका उपयोग भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं फिर परिवार की आलोचना, परिवार साम्यवाद की। परिवार साम्यवाद की आलोचना है। सबसे पहली आलोचना इसकी है, परिवार स्वाभाविक परिवार स्वाभाविक और आवश्यक। अरस्तु कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, समाज से हमारी पहचान होती है, व्यक्तिगत हमारी कोई पहचान नहीं होती। और उस पहचान का, समाज में रहने का मूल कारण क्या है? परिवार। अर्थात परिवार क्या है? एक स्वाभाविक इकाई है, बाय नेचर। कहते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले एक मनुष्य आया, मनुष्य से परिवार बना। तो मनुष्य ने परिवार क्यों बनाया? क्योंकि वो स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था, इसलिए परिवार का विस्तार हुआ। परिवार से समाज बना। परिवार यदि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता तो समाज की क्या जरूरत थी? लेकिन चूंकि वो नहीं कर पाता था, इसलिए परिवार का विस्तार हुआ, तो समाज बन गया। अर्थात परिवार क्या है? मूल इकाई है, चाहे राज्य की हो चाहे समाज की हो। तो जब मूल इकाई जो स्वाभाविक गुण है, नैसर्गिक गुण है, और प्लेटो इसी से वंचित कर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कलह और ईर्ष्या। जब किसी की शादी नहीं होती है एक उम्र के बाद, तो बेचारों की क्या स्थिति बनती है?
मानसिक रूप से खराब स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, अशांत रहने लगते हैं, कुंठित हो जाते ना ऐसा एक एज के बाद। और प्लेटो तो पूरी जिंदगी भर के लिए उनसे अलग कर रहा है। तो ईर्ष्या और कलह तो मचेगी कि नहीं? कलह भी होगा और ईर्ष्या भी होगी। क्यों? क्योंकि आप उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से उसको वंचित कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, संतान की उपेक्षा। संतान की उपेक्षा। विवाह तो एक सामाजिक संस्कार है और श्रेष्ठ संतान के लिए धर्म और अनुष्ठान किए जाते हैं। अब हम यहाँ किस संतान की श्रेष्ठता के लिए अनुष्ठान करें? जब हमारा विवाह ही नहीं हुआ तो हम क्या संतान की बात करें, है ना? तो यहाँ संतान की जो एक व्यक्ति की, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसकी भी प्लेटो क्या कर देता है? उपेक्षा कर देता है। इसके बाद होता है निकट संबंधियों में विवाह। निकट, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, निकट संबंधियों में विवाह। निकट संबंधियों में विवाह का मतलब होता है, हालांकि चूंकि वो विवाह की इजाजत तो देते नहीं है, लेकिन जब स्त्री और पुरुष एक जगह रह रहे हो, क्योंकि उन्हीं की संतानें होती हैं राज्य के संरक्षण में और वो ही बड़ी होती हैं, और फिर वो आपस में संसर्ग करती मिलती हैं, तो पता नहीं कहीं पिता ने पुत्री के साथ संबंध न बनाया हो या भाई ने बहन के साथ ना बना लिए हो, क्योंकि वहां तो कोई किसी का नाम ही नहीं है, किसी का स्वामित्व नहीं है। तो वो प्लेटो आलोचक ये कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसमें अधिकांशता अपेक्षा, मतलब ऐसा हो सकता है कि निकट संबंधियों के साथ ही वैवाहिक संबंध हो जाए, और ये एक प्रकार से अनैतिक माना जाता है सामाजिक दृष्टि से, तो इसलिए इस भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद जो है संबंधों का कोई आधार नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, और 6वें नंबर पर है वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन। ये तो बात सही है, वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। और 7वें नंबर पर है अत्यधिक एकीकृत। अत्यधिक एकीकृत मतलब ये जो उसकी अवधारणा है वो एकीकृत है, एक पक्ष को लेके है, बहुपक्षीय नहीं है। इसको अपन संकुचित भी बोल सकते हैं, इसको अपन संकुचित भी बोल सकते हैं, इसको आप अव्यवहारिक भी बोल सकते हैं, है ना? तो किसी भी तरीके से आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवार साम्यवाद की आलोचनाएं थी। इसके पहले अपन ने संपत्ति की आलोचना की थी। तो ये था आपका प्लेटो का साम्यवाद, बड़ा क्रांतिकारी सिद्धांत है। यह बात अलग है कि यह सिर्फ यूनान तक सीमित रहा, प्लेटो के बाद भी और प्लेटो के पहले भी देश और दुनिया में कहीं ऐसे उदाहरण तो नहीं मिलते कि जहां इस साम्यवाद को अपनाया गया हो। लेकिन फिर भी प्लेटो के सिद्धांतों में और राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यह सिद्धांत अपनी जगह एक दार्शनिक शासक की रचना करने के लिए, एक न्याय को प्रतिपादित करने की दिशा में एक विकल्प प्लेटो की तरफ से हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद।